हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी जो है स्वस्थ होगे, मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है क्लास 10th से संबंधित। और क्लास 10th के साइंस के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर को लेकर अपन आज आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या था हमारा फर्स्ट चैप्टर? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो, हम इसी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अंदर टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, रासायनिक समीकरण किसे कहते थे। उससे पहले हमने जो पढ़ा था कि हमारे पास भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया लिखने हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके अंदर लिखने की क्या क्या बातें थी। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते थे, अभिक्रिया में बनने वाले को उत्पाद कहते थे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ये हमने अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा ये जो भौतिक परिवर्तन हमने पढ़ लिया था, रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़ लिया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद हमारे रासायनिक परिवर्तन के बाद हमारे पास आ गया था रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण के बाद हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है संयोजन अभिक्रिया को लेकर। कल बेटा हमने जो पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं, अब उनमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन, यानी कौन कौन से अभिक्रिया हैं जिनके बारे में हमारे सिलेबस के अंदर है और हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी आती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? देखो, संयोजन का नाम से पता चल रहा है, संयोजन के नाम से पता चलता है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ने का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ऐसी अभिक्रिया, पहले समझो देखो, फिर अपन इसकी परिभाषा क्या हो जाएंगे। जुड़ने का मतलब क्या हो गया भाई? जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेंगे? देखो, या तो दो पदार्थ हो गए तो जुड़ गया, अकेला क्या जुड़ेगा। तो दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ हो गए तो वो आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे, जुड़ेंगे। तो यानी हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाएंगे। कितना नया उत्पाद बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद बनाएंगे। देखो, याद रखना, संयोजन अभिक्रिया की पहचान है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, केवल एक ही उत्पाद नया निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, हमारे पास अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक, देखो यहां लिखा हुआ है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर यहाँ एक की जगह एकल नया पदार्थ भी लिख सकते हैं आप। तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले, जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ कोई मान लिया बी है, ये दोनों आपस में मिले और एक नया पदार्थ हमारे पास बना दिया ए बी। क्या बना दिया? एक पहला पदार्थ था ए था, दूसरा बी था, और ये दोनों आपस में मिले और एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया और वो पदार्थ बन गया हमारे पास ए बी। अब ए बी बना, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों आपस में मिलकर इस ए बी का निर्माण हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहां पर हमारे पास उदाहरण लिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। देखो, उष्मा निकलती है, कोई नया पदार्थ नहीं है, उष्मा निकल रही है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूने को जब जल से अभिक्रिया करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है? जब बिना बुझे हुए चूने को जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, और उसमें साथ में उष्मा निकलती है। अब कैसे, देखो ये चीज समझते हैं। आज से आप 20 साल पुरानी बातों में जाएं तो हमारे जो घरों के अंदर जो कलर हुआ करता था वो चूने से हुआ करता था, चूने पानी से। आप लोगों ने अगर देखा होगा या आपने नहीं देखा तो अपने मम्मी पापा से पूछना कभी, तो वो बताएंगे आपको कि बेटा हमारे जमाने में क्या होता था कि हम एक चुन्ना पत्थर लेके आते थे, बाजार से चुन्ना पत्थर लाते थे और उस चुन्ने पत्थर को पानी के अंदर भिगोते थे। क्या करते थे? जब भिगोते थे तो इतनी तीव्र मात्रा में उसमें से भाप निकलती थी कि हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे, बेटा इनसे दूर रहना नहीं तो जल जाओगे।
क्यों? कि वो जो पानी के अंदर, जब चूने को पानी के अंदर डाला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना? बिना बुझा हुआ चूना जब पानी के अंदर डालते हैं तो उस पानी के अंदर से बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में तीव्र गति में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है, और इतनी तेज निकलती है कि उसमें से वो पानी जो कूद कूद के बाहर निकलता था। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब वो बिना बुझे हुए चूने की क्रिया जब जल से करवाई जाती है, जब जल के साथ घोला जाता है उसे, तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। तो देखो यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहे थे और एक नया पदार्थ बन रहा था, और साथ में क्या निकली? उष्मा निकली। सेम कोयले का दहन, क्या आ रहा है अपने पास कि कोयले का दहन का मतलब हो गया कि कोयले को जलाना। भाई जब कोयला जलता है तो हमें पता है किसी चीज की दहन करवाना है या किसी चीज को जलाना है, या अगर अपन कहें दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाने के लिए हमेशा हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तो कोई भी चीज जल ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहां हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी चीज का दहन करवाने की बात आए तो आपको सीधा सट ये समझ लेना है कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ होने वाली है? ऑक्सीजन के साथ होने वाली। किसके साथ होने वाली? ऑक्सीजन के साथ होने वाले। तो यानी अपने को कहा कोयले का दहन, तो देखो कोयला कार्बन था, कार्बन की क्रिया किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ हुई। दहन करवाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवाना, और ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो हमारे पास एक गैस बनी CO2। कौन सी गैस बनी? CO2 गैस बनती है। फिर ऐसे कैसे? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास जल का निर्माण होता है। तो जल का निर्माण होता है, तो जैसे मान लो देखो ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, और ये हमारे पास बन गया H2O जल। तो यानी हमारे पास क्या बन गया? जल बन गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनते हैं। अब देखो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। देखो यहाँ कंफ्यूजन हो रहे होंगे, सर यहाँ कभी O2 आता है, कभी यहाँ 2 आता है, कभी इसके आगे 2 आ गया, कभी यहाँ 2 आ गए, ये क्यों आता है? तो ये हमारा समीकरण संतुलित करने के लिए आते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ होता है उसे संतुलित करना होता है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम एक अलग से पूरा टॉपिक लेंगे। पूरा रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है, उनके चरण क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से हमें इसको संतुलित करना है, ये टॉपिक हम पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाँ जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला तो जल बना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये थी हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि दो अभिकारक जुड़ते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक नया पदार्थ बनता है, उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद आती है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? वियोजन अभिक्रिया से पहले एक चीज यहां अपने पास पता है, हम पता कर लेते हैं कि ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे देखो अभी हमने यहां पीछे पढ़ा था कि यहां पर सर ऊष्मा निकल रही थी ना यहां पर ऊष्मा, तो हमने यहां देखा कि यहां पर जो ऊष्मा निकल रही थी, तो इसमें जिस प्रकार जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसको ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा देने का मतलब होता है उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अपन चलेंगे आगे हमारी वियोजन अभिक्रिया के अंदर। तो देखो सबसे पहले आती है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। कि ऊष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण तो होता ही है लेकिन साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा भी बाहर निकल जाती है। यानी एक तो अपन ने पढ़ा कि भाई कि दो अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद का बनाएंगे, लेकिन उसके साथ क्या निकल रही है? अगर ऊष्मा भी बाहर निकल रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। तो ये कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती हो उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां इसने दिया प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मेथेन। तो यहां पर मेथेन जो है, याद रखना कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, तो प्राकृतिक गैस होती है बेटा मेथेन। कौन सी होती है? मेथेन गैस जो होती है वो प्राकृतिक गैस होती है और उसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। ऐसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन हम अगले टॉपिक चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसको, जब कार्बन वाला पार्ट आएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि प्राकृतिक गैस होती है मेथेन और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो जब इसका देखो प्राकृतिक गैस का दहन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। तो ये प्राकृतिक गैस CH4 थी, जब इसके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई
तो हमारे पास बनता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में जल बनता है और साथ में ऊर्जा बाहर निकलती है। यानी कहने का मतलब था कि जब CH4 की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराओगे तो सबसे पहले तो यहां से CO2 गैस बनेगी, क्या बनेगी, CO2, और साथ में निकल जाएगा जल। तो देखो यहां पर क्या होगा कि ये जो C है इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और CO2 बना देगा, क्या बना देगा। देखो ये समीकरण संतुलित करना मैंने आपको नहीं बताया, आप कंफ्यूज मत होना। फिर ये भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, जल बना देगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, ऊष्मा निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, ऊष्मा या ऊर्जा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो साथ में क्या निकल जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी, और जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, सेम ऐसे कैसे हम जानते हैं श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। श्वसन, देखो बेटा हमने जो श्वसन होता है, हम जो श्वसन करते हैं ये भी एक प्रकार की ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। प्रश्न बन सकता है कि क्या श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, तो बिल्कुल श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। अब क्यों है, ऐसे हम इसके आगे पूरा जान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल हम यहां से जान के चलते हैं कि भाई क्यों होती है। अगर हमसे पूछ ले कि क्यों, तो क्यों का जवाब हम दे सकते हैं। तो देखो बेटा जब हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है वो आमाशय में जाता है और आमाशय से छोटी आंत में जाता है और वहां उसका पाचन होता है। जब उसमें पाचन होता है तो उसमें से ग्लूकोज एकत्रित किया जाता है, हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, क्या होता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाने से जब पाचन क्रिया में अंदर हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज होता है हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक चला जाता है। कहां जाता है, हमारे शरीर के हर एक भाग में, हर एक कोशिका तक जाता है। और जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, अब देखो बात वापस बता रहा हूं, श्वसन की बात बता रहा हूं। ग्लूकोज गया था, खाने से ग्लूकोज बना, और जो ग्लूकोज खाने से बना वो खाना तो अपने ग्लूकोज कहां पहुंच गया, हर जगह पर पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हर जगह पहुंच जाता है ग्लूकोज, उसके बाद हम लेते हैं सांस। क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो सांस के अंदर जाती है ऑक्सीजन। कौन सी जाती है, ऑक्सीजन जाती है। तो जब सांस के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन क्या होती है, फेफड़ों के माध्यम से रुधिर में भेजी जाती है, फेफड़ों से होते हुए हृदय में जाती है, हृदय उसको पंपिंग करता है और हर एक भाग तक, कोशिका के हर एक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। तो अब देखो हमारी कोशिका में क्या आ गया था, एक तो आ गया था ग्लूकोज आ गया, अब इसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं तो आपस में अभिक्रिया करते हैं और वहां पे भी CO2 गैस बनती है, जल बनता है और साथ में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ये CO2 गैस बनती है, इसमें जो CO2 गैस, देखो यहां मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझना कि कैसे क्या होता है कि जब हमारे पास यहां ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसकी क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो यहां पर एक तो CO2 गैस बनता है, एक जल बनता है और एक साथ में ऊर्जा निकलती है। अब देखो इसमें से जो ये CO2 गैस होती है, ये CO2 गैस तो हम क्या कर देते हैं, वापस बाहर छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, वापस कोशिका से इकट्ठी होती है CO2 गैस और CO2 गैस को हम बाहर छोड़ देते हैं। और जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा हमारे जो है हमें चलने फिरने या किसी कार्य को संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि हमें पता है किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि ऊष्मा यानी जो श्वास हम लेते हैं, श्वास में भी लेने से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो भी अभिक्रिया एक प्रकार की कैसे अभिक्रिया होगी, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। तो यानी हमारे पास ये भी हो गया कि हम ऊष्मा श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। तो देखो ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन से हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त हुई। तो कुल मिला के इसके अंदर भी हमारे पास ऊर्जा निकली या नहीं निकली, यहां पर भी ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसका मतलब हो गया ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। तो ये अब तक समझ में आ गया। अगली आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी आती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब होता है शोषण करना, यानी ग्रहण करना, हमें जरूरत पड़ेगी उस चीज की, यानी हमें जरूरत है उसकी। तो यानी अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, यानी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसे बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आ रही है मेरी बात कि यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है,
उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास यहां बना हुआ है जैसे बर्फ का पिघलना। अगर आपको बर्फ को पिघालना है तो उसको गर्म करना ही पड़ेगा। पानी का वाष्पीकरण करना है तो पानी को गर्म करना ही पड़ेगा, तब वाष्प बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, यानी उसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये जो अभिक्रिया होती है, एक होती है उष्माक्षेपी, एक होती है उष्माशोषी। अब हम चलते हैं, अगली अभिक्रिया हमारे पास आती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। देखो, वियोजन का दूसरा नाम होता है अपघटन। क्या होता है? वियोजन का दूसरा नाम होता है अपघटन। वियोजन का दूसरा नाम हो गया अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटेगा कौन भाई? ये हाथ है, ये हाथ पूरा है, टूटेगा तो एक चीज थी, टूट गया, दो बैंड हो गए। पेन अभी तक पूरा है, अकेला है, जैसे इसके दो बैंड कर दूंगा ये टूट जाएगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। यानी एक चीज पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक पेन था, एक से दो या तीन चार पांच टुकड़े हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है। उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो समझना, साइंस एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसको समझना, सिर्फ रट्टे कुछ भी नहीं मानना है। आप लोगों को यहां दिख रही है, पीछे परिभाषा दिख रही है। अब आप कहोगे सर मैं परिभाषा लिख दूं, याद कर दूं, रट्टे मार दूंगा, रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। आपको शब्द को पहचानना है, शब्द खुद आपको बता देगा कि इसका जवाब क्या होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि वियोजन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देता है, उसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो देखो यही कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ होगा, टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। जैसे यहां एग्जाम्पल के लिए ले रखा है फेरस सल्फेट। क्या दे रखा है अपने को? फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, फेरस सल्फेट टूटकर एक तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। साथ में बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन चीजें बनाता है। तो यानी फेरस सल्फेट टूटता है। फेरस सल्फेट क्या होता है? देखो FeS, ये जो होता है ना, ये टूटता है। तो ये टूटता है तो Fe अलग हो जाता है और इसके साथ आ जाता है सल्फर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड आ जाता है तो इसमें तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है ये, तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड। साथ में ये जो SO और बचे हुए हैं, इससे दो चीजें बनती है। एक बनता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और एक बनता है SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो फेरिक सल्फेट को जब टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। तो यानी एक पदार्थ था, तीन भागों में टूटा, तो ऐसा मतलब क्या हो गया? एक पदार्थ या एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है बेटा, देखो किसी चीज को तोड़ना है तो कुछ ना कुछ तो अपने को करना ही पड़ेगा। अगर इसको तोड़ना है तो हमें दम लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य भी यहां पर रसायन के अंदर तीन प्रकार के होते हैं कि यानी हमें या तो उसको उष्मा देनी पड़ेगी, या उसको प्रकाश देना पड़ेगा, या उसको विद्युत देना पड़ेगा। तीन चीजों से तोड़ा जा सकता है कि प्रकाशीय अपघटन होता है, यदि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसे प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जाता है, उसे कहा जाता है प्रकाशीय अपघटन। अगर किसी को उष्मा देकर तोड़ा जाता है तो बोला जाता है उष्मीय अपघटन, और यदि किसी को विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है तो बोला जाता है विद्युत अपघटन। देखो यहां पर कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है उष्मीय वियोजन, दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन और तीसरा होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब यही हो गया, मैंने आपको बताया। उष्मीय वियोजन का मतलब हो गया जैसे उष्मा देकर तोड़ा जाएगा, एक पदार्थ को तोड़ना है, तोड़ने के लिए हमें उसे उष्मा देनी पड़ेगी, तो उष्मा देकर तोड़ा जाएगा, उसे उष्मीय वियोजन कहा जाएगा। प्रकाश देकर तोड़ा जाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहा जाएगा, और विद्युत देकर तोड़ा जाएगा तो विद्युत वियोजन कहा जाएगा। यहां तक की बात समझ आ गई। तीनों के बारे में अगले टॉपिक में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है उष्मीय अपघटन। परिभाषा मैंने बता दी कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया, अब के देखो वियोजन को हो रहा है, तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उष्मा के माध्यम से तोड़ा जाता है, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। आगे परिभाषा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उष्मा की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? उष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट बिना बुझा हुआ
चूना नहीं, सॉरी, बुझा हुआ चूना। देखो यहां थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां सुधार करना बेटा आप लोग। यहां आएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बुझा हुआ चूने से बनता है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा चेंज करना भाई, बिना बुझा हुआ को हटा देना यहां से, बुझा हुआ चूना। यानी कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, बुझे हुए चूने का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बिना बुझा हुआ चूना नहीं है, ये बुझा हुआ चूना है। तो बुझे हुए चूना जब टूटता है तो एक तो अपने को बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, क्या होता है, और साथ में प्राप्त होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम प्रकार से लेड नाइट्रेट को जब तोड़ा जाता है तो वो टूटता है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन के अंदर। किसके अंदर टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में किसमें टूटता है, ऑक्सीजन के अंदर टूटता है। तो इससे देखो यहां पर क्या हो रहा था, एक अभिकारक था, उसको जब उष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, उष्मा दी जाती है, तो ये टूट जाता है दो भागों के अंदर। ऐसे कैसे, देखो लेड नाइट्रेट था, जब उष्मा दी जाती है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास प्रकाशीय अपघटन। कौन सा आता है, प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन किसे कहते हैं, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत पड़ती है, उसे प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे यहां एग्जांपल के लिए लिया हुआ है कि एक तो लिया हुआ है हमारे पास AgCl। तो AgCl को जब प्रकाश दिया जाता है, सिल्वर को जब प्रकाश दिया जाता है तो हमारे पास Ag और Cl2 बनता है। सेम प्रकार AgBr, तो AgBr को जब प्रकाश दिया जाता है तो वो Ag+Br में बदल जाता है। समझ में आ रही है, यानी सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस, प्रकाश दिया जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बनती है। ऐसे कैसे, सिल्वर ब्रोमाइड को जब अभिक्रिया को प्रकाश दिया जाता है तो ये सिल्वर और साथ में ब्रोमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया, यह तक समझ में आया। इसके बाद आता है विद्युत अपघटन। कौन सा आता है, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। और उदाहरण के लिए जल का विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी एग्जाम्पल क्या हो गया, कि जब जल के अंदर विद्युत अपघटन करवाया जाता है, जल का जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है बेटा, तो हमें एक जगह पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है और एक पर जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी एनोड और कैथोड पर जो है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आएगी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आएगी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझिए। देखो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बेटा, एक आयन का पदार्थ होगा वो दूसरे के साथ विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आयन का पदार्थ एक पदार्थ का जो आयन होगा वो दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। जैसे देखो पहले इस चीज को समझते हैं। मान लिया आयन का मतलब तो समझते हो ना, कैसे कोई बच्चे जो अभी तक आयन के बारे में भी नहीं समझते। आयन का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है ना। जैसे मान लिया NaCl है, तो इसमें Na+ का होता है, Cl किसका होता है, माइनस का होता है। H2O में H+ का होता है, OH माइनस का होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ का होता है, OH माइनस का होता है। तो यानी इसके अंदर जो एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो यही बात कह रहा है कि इसके अंदर जो आयन होता है, अब देखो समझना जरा, मैं इस चीज को समझा रहा हूं, आप वापस सही से ढंग से समझना, फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो मान लिया कि इसके अंदर एक पदार्थ था AB, जिसमें A धनायन था, B क्या था, ऋणायन था। पास में एक C आया, दूसरा पदार्थ कौन सा था, C था, और C केवल और केवल धनायन था। क्या था, धन आयन था। तो अब क्या होगा भैया, देखना इस अभिक्रिया में होता क्या है, कि जो इसका धनायन और ऋणायन दोनों थे यहां पर, तो लेकिन इसमें क्या था, खाली धनायन था। तो ये जो ऋणायन है, ये चला जाएगा उसके साथ,
क्या चला जाएगा, यानी ये उसके साथ चला जाएगा और उसके साथ चला जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। यहां ए अकेला हो जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा, ए तो बन जाएगा अकेला, और ये बी और सी मिलके बन जाएंगे बीसी। क्या बन जाएंगे, बीसी, यानी एक धनायन और एक सीबी बनेगा, बीसी नहीं सीबी, यानी प्लस और माइनस। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई? वापिस से समझो, देखो एक था जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों थे, दूसरा था जिसके पास सिर्फ प्लस था, तो इसका जो माइनस है वो किसके साथ विस्थापित हो जाएगा, प्लस के साथ। यानी कहने का मतलब इसका प्लस इसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण होता है, तो प्लस प्लस तो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, एक प्लस का जुड़ेगा तो एक माइनस का जुड़ेगा, तो यानी इसका माइनस जो है वो किसके साथ विस्थापित हो जाएगा, इसके साथ, और ए अकेला हो जाएगा, और ये सी और बी मिलकर क्या बना देंगे, सी बी बना देंगे। तो समझ में आ गया विस्थापन। तो इसकी परिभाषा अगर अपन कहें तो क्या हो जाएगी कि एक पदार्थ का आयन दूसरे पदार्थ के साथ विस्थापित हो जाता है, उसे अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यही अभिक्रिया की परिभाषा है हमारे पास कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का आयन दूसरे पदार्थ के साथ विस्थापित हो जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जिस पदार्थ की क्रियाशीलता अधिक होती है उस तरफ आयन विस्थापित हो जाता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ क्रियाशीलता ज्यादा होगी, क्रियाशीलता का मतलब पता है ना कि जिसको क्रिया करने की क्षमता ज्यादा होगी उस तरफ विस्थापित होगा, क्योंकि जैसे मान लो ये सी है तो इसकी मान लो क्रियाशीलता ज्यादा होगी तो ही इसको विस्थापित कर पाएगा, अगर इसमें क्रियाशीलता कम है तो इससे विस्थापित कर नहीं सकता। समझ में आई? तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है कि जिस पदार्थ की क्रियाशीलता ज्यादा होगी उस तरफ आयन का क्या होगा, विस्थापन होगा। समझ में आ गई बेटा? यहां तक की बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर हमारे को एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई, तो देखो कॉपर में कॉपर प्लस था, सल्फेट क्या था, माइनस था। इसमें आयरन क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, तो देखो प्लस, तो ये तो आयरन तो प्लस होता है खुद, तो ये आयरन के साथ कॉपर तो आएगा नहीं, कौन आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा। तो सल्फेट आएगा तो क्या बनेगा, देखो Fe और ये SO4, ये दोनों मिलकर तो बना देंगे FeSO4, यानी आयरन सल्फेट, और ये कॉपर बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉपर। समझ में आई मेरी बात यहां तक कि नहीं आई? तो यानी ऐसे कैसे, जैसे सेकंड एग्जांपल जिंक और कॉपर सल्फेट की, तो देखो कॉपर प्लस का है, सल्फेट माइनस का है, और जिंक हमारे पास पता होता है हमें प्लस का होता है। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये सल्फेट को उठा देगा यहां से, तो ये सल्फेट और ये जिंक तो मिलकर क्या बना देंगे, जिंक सल्फेट, तो ये बन गया जिंक सल्फेट, और ये कॉपर हो जाएगा अकेला, तो ये कॉपर हो गया अकेला। सेम प्रोसेस देखो लेड और कॉपर क्लोराइड, पीबी को बोलते हैं लेड, तो लेड और कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे तो लेड होता है प्लस, कॉपर प्लस और क्लोराइड माइनस, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, लेड क्लोराइड, तो ये तो बन गया लेड क्लोराइड, और ये कॉपर हो जाएगा अकेला। यहां तक आने समझ में आई आप लोगों को? देखो बेटा, अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक एक चीज बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत के साथ बता रहा हूं। फिर इसके बाद हम सुपरफास्ट क्लास भी लेंगे जिसके अंदर हम फटाफट टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेकिन एक बार पहले धीरे धीरे मौसम में चलेंगे ताकि हम आराम से एक एक चीज को पढ़ लें। अब इसके बाद हमारे पास आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, इसको भी समझते हैं कि सर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। द्विविस्थापन में क्या होता है बेटा, देखो जरा समझना हो, ध्यान से समझना। विस्थापन में क्या हो रहा था, एक पदार्थ का आयन दूसरे के साथ विस्थापित हो रहा था। द्विविस्थापन में क्या होगा कि दोनों जो आयन, दोनों पदार्थ हो गए, दोनों में प्लस माइनस हो गए, यानी कहने का मतलब इसमें ए बी और सी डी दोनों के अंदर हो गए, इसमें भी प्लस होगा, इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी प्लस होगा, इसमें भी माइनस होगा। लेकिन क्या होगा कि इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ ग्रहण कर लेगा, और इसका माइनस जो है, इसका प्लस जो है इस माइनस को ग्रहण कर लेगा। समझ में आ रही है ना? यानी आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफर, कि मेरा प्लस इस माइनस को ले गया, इसका प्लस इसके माइनस को ले गया। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आयन थे, इस आयन का इसके साथ विस्थापित हो गया, इस आयन का विस्थापित हो गया, तो आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। क्या हो गया,
आदान प्रदान हो गया कि भाई पहले वाला कह रहा था मेरा प्लस और इसका माइनस मिल जाएगा, और दूसरे वाले का प्लस और पहले वाले का माइनस मिल गया, तो आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो आयनों का आदान प्रदान होगा तो देखो क्या बनेगा, ए और डी, तो एक तो बन जाएगा ए डी, और दूसरा क्या बन जाएगा, सी और बी, तो दूसरा बन जाएगा सी बी। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही? तो इसमें आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो आयनों का आदान प्रदान हुआ तो हम इसकी परिभाषा क्या बना देंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के, ये तो अभिकारक है ना, तो अभिकारकों के आयन आदान प्रदान हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो यही अभिक्रिया की परिभाषा दे रही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के आयनों का आदान प्रदान हो जाता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है सोडियम सल्फेट, देखो सोडियम सल्फेट में Na+ का होता है, SO4 सल्फेट माइनस का होता है। फिर बैरियम क्लोराइड में Ba+ का होता है, Cl माइनस का होता है। इसका प्लस इसका माइनस लेके जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस लेके जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो Na और Cl तो मिलके बन गए NaCl। ऐसे कैसे Ba और SO4 मिलकर बन गए BaSO4। तो यानी कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हुई तो हमारे पास बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो यहां तक की कहानी समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? तो यानी अब देखो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, देखो पिछले वीडियो को हम जरूर देखेंगे, अगर पिछले के वीडियो नहीं देखोगे तो आपके आगे वाले वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े तीनों, फिर हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं पढ़ी, और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी। यानी आपन लोगों ने 6 अभिक्रियाओं को लगभग पूरी तरह से पढ़ लिया। अब इन 6 अभिक्रियाओं का आपको क्या करना है, पूरी तरह से समझना है, पढ़ना है, और उन्हें वापस से एक बार पढ़ना है, एक बार उनके नोट्स बना देना है ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब समय हमारे को बता रहा है कि सर हमारा जो है समय है वो पूर्ण हो रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत, और अगली क्लास के अंदर हमारे जो पीछे बचे हुए टॉपिक है उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।